Hello students, welcome to our channel Enrich Minds. I am Preksha Jain, back with the class 7th Science. Today we are going to study chapter 6, that is physical and chemical changes. तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं कि फिजिकल एंड केमिकल का मतलब क्या होता है। तो फिजिकल चेंजेस ऐसे चेंजेस हैं जो कि किसी सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टीज में होते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हो जाती हैं, जैसे कि किसी सब्सटेंस का शेप है, साइज, कलर या फिर स्टेट, ये होती है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी। एंड केमिकल चेंजेस क्या होते हैं, जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं ना, लास्ट चैप्टर में आपने पढ़े थे केमिकल फॉर्मूलाज कुछ एंड केमिकल सब्सटेंसेस के नेम, अगर उनमें कोई चेंजेस आता है तो वो होते हैं क्या, केमिकल चेंजेस। तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं हम। एवरी डे यू केम अक्रॉस मेनी चेंजेस इन योर सराउंडिंग। हम डेली लाइफ में क्या है ना, काफी सारे चेंजेस को फेस करते हैं अपने सराउंडिंग्स में। These changes may involve one or more substance. अभी उन चेंजेस में क्या होता है, कई बार एक ही सब्सटेंस इन्वॉल्व होता है, कई बार एक से ज्यादा सब्सटेंस भी इन्वॉल्व होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, योर मदर में आस्क यू टू डिजोल्व शुगर इन वाटर टू मेक अ कोल्ड ड्रिंक। एग्जाम्पल के लिए अगर आपकी मम्मा ने बोला है क्या कि कोल्ड ड्रिंक बनाने के लिए शुगर को वाटर में डिजोल्व करो, लेमनेड बनाते हो, लेमन जूस जो आप बनाते हो, उसके लिए क्या करते हो, वाटर में शुगर को डिजोल्व करते हो, देन उसमें थोड़ा सा लेमन डालते हो एंड सॉल्ट डालते हो ना लेमनेड बनाने के लिए। मेकिंग अ शुगर सोल्यूशन इज अ चेंज। तो यहाँ पर चेंज क्या है, जो शुगर सोल्यूशन बना रहे हो वो एक चेंज है। कैसे चेंज है, शुगर जो था वो सॉलिड स्टेट में था एंड कन्वर्ट हो गया किसमें, लिक्विड स्टेट में, तो ये क्या हुआ, चेंज। सिमिलरली सेटिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क इज अ चेंज। एंड जो कर्ड का फॉर्मेशन होता है ना मिल्क से, वो भी क्या है, एक चेंज है। पहले स्टेट थी मिल्क, देन उसके बाद हो गया चेंज किसमें, वो कर्ड में। तो यहाँ पर क्या टेस्ट हुआ उसका, यहाँ पर क्या चेंज हुआ उसका, टेस्ट चेंज हुआ। समटाइम्स मिल्क बिकम्स सोर, एंड कई बार मिल्क क्या है, सोर भी हो जाता है, खट्टा भी हो जाता है। अगर हम रिकॉल करें लास्ट चैप्टर हमारा, उसमें क्या था, सोर सब्सटेंस कौन से होते हैं, जिनमें की एसिड्स होते हैं, ठीक है। सोरिंग ऑफ मिल्क इज अ चेंज, एंड जो मिल्क सोर हो रहा है ना, उसके टेस्ट में चेंज आ रहा है, वो क्या है, एक चेंज है। स्ट्रेच्ड रबर बैंड ऑल्सो रिप्रेजेंट अ चेंज, एंड रबर बैंड को अगर हम स्ट्रेच करते हैं तो वो अपने ओरिजिनल शेप से दूसरे शेप में आ जाती है, तो वो भी क्या है, एक चेंज है। अभी आप देखो ना, सबसे कॉमन एग्जांपल्स जो यहाँ पर लिए हुए हैं वो किचन से हैं, बिकॉज वो सबसे ज्यादा रिलेटेबल होते हैं एंड हमको याद भी होते हैं। तो याद रहेगा ना, चेंजेस हमारे डे टू डे लाइफ में कहाँ कहाँ होते हैं। और भी काफी सारे चेंजेस हैं जो इस चैप्टर में भी आएंगे एंड आप अपने सराउंडिंग में भी देखते हो। Make a list of 10 changes you have noticed around you. So सबसे पहला टास्क ये आ गया जो कि आपको करना है, एक लिस्ट बनाओ जिसमें कि 10 ऐसे चेंजेस लिखना है जो आप अपने सराउंडिंग में देखोगे। जो बहुत कॉमन से चेंजेस होते हैं, अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो तो 10 से ज्यादा भी आप लिस्ट बना सकते हो, ठीक है। In this chapter, we shall perform some activities and study the nature of these changes. तो इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, कुछ एक्टिविटीज परफॉर्म करके, मतलब कुछ एक्टिविटी के बेसिस पर जो चेंजेस है ना उनका नेचर फाइंड आउट करेंगे। ब्रॉडली दीज चेंजेस आर ऑफ टू काइंड्स, फिजिकल एंड केमिकल। तो मेनली ये जो चेंजेस है ना जिनका नेचर हमको फाइंड आउट करना है, वो ब्रॉडली जो है, मतलब मेनली जो है ना, वो दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है फिजिकल एंड दूसरा होता है क्या, केमिकल। तो सबसे पहले हमको पढ़ना है क्या, फिजिकल चेंजेस। तो फर्स्ट टॉपिक क्या है, जो फिजिकल चेंजेस। एक्टिविटी 6.1 से स्टार्ट करते हैं। कट अ पीस ऑफ पेपर इन 4 स्क्वायर पीसेस, कट ईच स्क्वायर पीस फर्दर इनटू 4 स्क्वायर पीसेस। तो क्या करना है, ये जो यहाँ पे ना फिगर में दिया हुआ है 6.1 में, एक बड़ा पेपर लो, उसको 4 स्क्वायर पीसेस में कट किया, देन एक जो सेक्शन था उसको अगेन 4 पार्ट्स में डिवाइड किया। अभी ये क्यों कर रहे हैं, यहाँ पर हमें कुछ ऑब्जर्व करना है। आगे कंटिन्यू करते हैं। Lay these pieces on the floor or a table so that the pieces acquire the shape of the original piece of paper. उसके बाद क्या करना है ना, ये जो पेपर को कट किया उसको एक टेबल पर रखना है, ऐसे रखना कि वो वापस से एक पेपर जो हमारा ओरिजिनल शेप था ना उसमें ही आ जाए। अभी क्या है, obviously you cannot join the piece back to the original piece, but there a change in the property of the paper. So यहाँ पर क्या है, आप पेपर को एज इट इज ज्वाइन नहीं कर सकते हो, मतलब आप ज्वाइन तो करोगे, माइंड में यही आएगा अगर आप
टेप का यूज करो, एडिसिव टेप जो होता है, या फिर फेविकॉल का यूज करो, तो पेपर ज्वाइन हो सकता है, बट वो अपने ओरिजिनल पीस में नहीं आएगा। फाइन। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये एक चेंज कि पेपर का जो शेप था और साइज था वो इस कंडीशन में चेंज हुआ। सो एक्टिविटी 6.1 हुआ। अभी इसके जो ना कंक्लूजन्स हैं वो हम साथ में पढ़ेंगे। पहले पढ़ लेते हैं एक्टिविटी 6.2। Collect the chalk dust lying on the floor near the chalkboard in your classroom or crush a small piece of chalk in dust। तो क्या करना है, या तो जब बोर्ड पे लिखते हैं ना, अगर चौक से लिखते हो, अभी मोस्टली तो क्या होते हैं व्हाइट बोर्ड होते हैं, बट अगर आप देखो कई सारी जगह ना अभी भी चौक बोर्ड होते हैं, तो उसके नीचे क्या होता है ना, चौक का पाउडर कलेक्ट हो जाता है। एंड अगर वो नहीं मिलता है तो चौक को ही क्रश कर लो। चौक या व्हाइट कलर का बोर्ड पे लिखने के लिए यूज होता है ना, तो उसको क्रश कर लो स्मॉल पीसेज में। Add a little water to the dust and make a paste। उसके बाद क्या करना है, उस डस्ट में थोड़ा सा वाटर ऐड करके उसका एक पेस्ट बना लेना है। रोल इट इनटू द शेप ऑफ पीस ऑफ चॉक एंड देन उसके बाद क्या करना है, उस पेस्ट को चॉक के फॉर्म में अगेन से कन्वर्ट करने का ट्राई करना है एंड लेट इट ड्राई। और उसके बाद क्या करना है, उसको ड्राई होने के लिए रख देना है। डिड यू रिकवर चॉक फ्रॉम द डस्ट। तो ये एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हो एंड लास्ट में देखना कि आप डबल से वो चॉक का शेप जो था वो रिकवर कर पाए या नहीं। उसके बाद ये हुई है एक्टिविटी 6.3, जो क्या है, टेक सम आइस इन अ ग्लास और प्लास्टिक टम्बलर, मेल्ट अ स्मॉल पोर्शन ऑफ आइस प्लेसिंग द टम्बलर इन द सन। तो एक ग्लास में या प्लास्टिक में कुछ आइस लेना है एंड उस आइस का जो पोर्शन, मतलब उस आइस पोर्शन को टम्बलर में रखने के बाद टम्बलर को कहाँ रखना है, सन में। यू हैव नाउ अ मिक्सचर ऑफ आइस एंड वाटर। तो जब आप सनलाइट में आइस को रखोगे तो वो क्या हो जाएगा, मेल्ट होगा। तो किस चीज का मिक्सचर बचेगा, आइस के साथ साथ वाटर का भी। नाउ प्लेस द टम्बलर इन अ फ्रीजिंग मिक्सचर। अगेन क्या कर देना है, उस टम्बलर को ना एक फ्रीजिंग मिक्सचर में रखना है। फ्रीजिंग मिक्सचर क्या होता है, आइस के साथ जब सॉल्ट ऐड कर देते हैं ना, तो आइस की जो डिसॉल्विंग पावर है वो थोड़ी सी कम हो जाती है, वो इतना इजीली मेल्ट नहीं होता है। तो फ्रीजिंग मिक्सचर में क्या करना है, टम्बलर को रखना, देन उसके बाद देखना कि क्या चेंज आप देख रहे हो। डज द वाटर बिकम सॉलिड आइस अगेन। तो जो वाटर था टम्बलर में वो फिर से सॉलिड आइस में कन्वर्ट हुआ या नहीं। अभी दी हुई है क्या, एक्टिविटी 6.4, बॉइल सम वाटर इन अ कंटेनर। एक कंटेनर में वाटर बॉइल करना है। डू यू सी द स्टीम राइजिंग फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द वाटर। सो जब आप वाटर बॉइल करोगे ना तो उसमें से क्या निकलता है, स्टीम निकलता है, वेपर्स होते हैं। होल्ड एन इन्वर्टेड पैन बाय इट्स हैंडल ओवर द स्टीम एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द बॉइलिंग वाटर। उसके बाद क्या करना है, एक इन्वर्टेड पैन को उस वाटर कंटेनर के ऊपर पकड़ना है, जिससे कि जो स्टीम होगी ना वो पैन पे कलेक्ट होती जाएगी। ऑब्जर्व द इनर सरफेस ऑफ द पैन एंड देन उस पैन का जो इनर सरफेस है वो ऑब्जर्व करो, आपको उस पर कुछ चेंजेस दिखेंगे। डू यू सी एनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर देयर। तो उस पैन का जो इनर सरफेस है उस पर क्या दिखेंगे, वाटर ड्रॉपलेट्स। नेक्स्ट एक्टिविटी है एक्टिविटी 6.5। इसके पहले कॉशन दिया हुआ है, बी केयरफुल वाइल हैंडलिंग अ फ्लेम। जो फ्लेम हैंडल करने के टाइम पे बहुत केयरफुल रहें, वो एल्डर 1 के प्रेजेंस में ही करें। सो ये कॉशंस जो है वो हमें फॉलो करना चाहिए, अदरवाइज हम प्रॉब्लम में भी आ सकते हैं। एक्टिविटी 6.5 में क्या है, होल्ड अ यूज्ड हैक्सॉ ब्लेड विथ अ पेयर ऑफ टोंग्स। तो एक हैक्सॉ प्लेट होती है जो कि जनरली मेटल को कट करने के लिए यूज होती है। तो ब्लेड है उसको क्या करना है, टोंग से पकड़ना है। ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है, जैसे कोई भी हॉट ऑब्जेक्ट होती है ना उसको पकड़ने के लिए टोंग्स यूज करते हैं। कीप द टिप ऑफ द फ्री एंड ऑफ द ब्लेड ऑन द गैस स्टोव। एंड एक साइड से तो आपने टोंग से पकड़ लिया, दूसरे साइड से क्या करना है, गैस स्टोव पर लगाना है। वेट फॉर अ फ्यू मिनट एंड कुछ मिनट्स क्या करना है, वेट करना है। डज द कलर ऑफ द टिप ऑफ द ब्लेड चेंजेस। तो ये देखना है कि वो जो टिप है हैक्सॉ ब्लेड की, उसमें कोई चेंज आता है, उसके कलर में कोई चेंज आया या नहीं आया। रिमूव द ब्लेड फ्रॉम द फ्लेम, ऑब्जर्व द टिप वंस अगेन आफ्टर सम टाइम। एंड थोड़ी देर रखने के बाद फिर उसमें देखना है कि उसमें कोई कलर चेंज है या नहीं। डज इट गेट बैक इट्स ओरिजिनल कलर। मतलब वो अपने वापस से दूसरे जो ओरिजिनल उसका कलर था उसमें आई क्या।
In activity 6.1 and 6.2 above, you saw that paper and a piece of chalk underwent changes in size. तो हमने क्या देखा, जो एक्टिविटी 6.1, अभी यहाँ से क्या है, जो हमने 6.1 to 6.5 एक्टिविटीज सिर्फ पढ़ा है, ऑब्जर्व किया है कि हम क्या क्या कर रहे हैं, जो उसका कंक्लूजन क्या है ना, वो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं. तो 6.1 एंड 6.2 एक्टिविटीज में क्या हुआ, साइज में चेंज हुआ. साइज में चेंज कैसे, फर्स्ट एक्टिविटी में पेपर जो था बड़ा साइज का था, उसको कट कर दिया तो वो छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट हो गया. तो क्या चेंज हुआ, साइज. एंड सेम हुआ किसके साथ, चॉक के साथ. इनिशियली चॉक का जो पाउडर था, चॉक को पाउडर में कन्वर्ट किया एंड देन उस पाउडर का अगेन पेस्ट बना के चॉक का फॉर्म दिया. तो यहाँ पर क्या चेंज आया, साइज. In activities 6.3 and 6.4, water changed its state. तो 6.3 and 6.4 में क्या हुआ, water ने अपनी state change की, from solid to liquid और from gas to liquid. तो solid से liquid and gas से liquid. States जो होते हैं ना, states of matter 3 होते हैं, solid, liquid and गैस. तो अगर हम एग्जाम्पल लें वाटर का, तो वाटर में सॉलिड स्टेट किसकी हो जाएगी, आइस. लिक्विड हो जाएगा वाटर एंड गैसियस स्टेट क्या हो जाएगी, वाटर वेपर्स. तो 6.3 में क्या हो रहा था, आइस जो था सॉलिड वो लिक्विड में कन्वर्ट हुआ, वाटर में कन्वर्ट हुआ. एंड 6.4 एक्टिविटी में जो वेपर्स थे वो लिड लगाने से पैन का जो था इनर सरफेस पे स्टीम के जो ड्रॉपलेट इकट्ठा हुए ना, वो क्या हो गए, लिक्विड. तो यहाँ पर स्टेट चेंज हो रहा है. And in activity 6.5, the hacksaw blade changed color on heating. And 6.5 activity में जब हमने hacksaw blade को heat किया ना, तो उसका color change हो रहा है. Properties such as shape, size, color and state of a substance are called its physical property. तो ऐसी जो properties होती हैं जिनमें क्या होता है, या तो shape involved है, साइज है, कलर है, स्टेट है. स्टेट में क्या आ जाता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. तो किसी भी सब्सटेंस की ये सारी जो प्रॉपर्टीज होती है ना, वो क्या होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं. तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या क्या आ जाता है, शेप है, साइज, कलर एंड स्टेट. So a change in which a substance undergoes a change in its physical property is called a physical change. तो ऐसा चेंज जिसमें कि सरफेस में, सब्सटेंस में क्या हो रहा है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज हो रहा है. तो ऐसे चेंजेस क्या हो जाएंगे, फिजिकल चेंज. अ फिजिकल चेंज इज जनरली रिवर्सिबल. जो फिजिकल चेंज क्या है, रिवर्सिबल है. दैट मीन्स कि जो प्रोडक्ट्स है वो अगेन रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं. जैसे अगर हम यहां देखें, ये क्या था, रिएक्टेंट, एंड यहां पर फॉर्म हुआ क्या, प्रोडक्ट. तो ये जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है ना, अगेन से रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाएगा. जैसे कि पेपर है, अगर आप पेपर को ज्वाइन कर देंगे तो वो फिर से अपने यूजुअल साइज में आ जाएगा. तो ये क्या हो गया, इज जनरली रिवर्सिबल. इन सच अ चेंज नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड. एंड इन चेंजेस में क्या होता है, कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता. सो एक्टिविटी 6.1 से अगर 6.5 तक आप देखो तो पेपर का पीस कट करने में भी कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं हुआ. 6.2 में चॉक था, सिर्फ उसका क्या हुआ, साइज चेंज हुआ. देन थर्ड में क्या था, आइस से वाटर हुआ, बट वाटर ही है, दोनों उसकी ही स्टेट है, एक सॉलिड एंड एक लिक्विड. 6.4 में क्या था, वेपर से वाटर में कन्वर्जन हुआ, तो सिर्फ स्टेट चेंज हो रही है, सब्सटेंस कुछ भी फॉर्म नहीं हो रहा है न्यू. एंड 6.5 में क्या था, ब्लेड का सिर्फ कलर चेंज हुआ, वो ब्लेड तो एज इट इज है, तो कोई भी नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं हो रहा है. तो फिजिकल चेंजेस क्या हो जाते हैं, किसी भी सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टीज में जो चेंज होंगे वो हो जाते हैं फिजिकल चेंज. ये जनरली कैसे होते हैं, रिवर्सिबल होते हैं, एंड इनमें कोई भी न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता. फाइन, लेट अस नाउ कंसिडर द काइंड ऑफ अदर काइंड ऑफ चेंज. तो अब हम देखते हैं जो दूसरा टाइप का चेंज होता है ना, दैट इज केमिकल चेंज, उसके बारे में पढ़ते हैं. A change with which you are quite familiar is the rusting of iron. तो केमिकल चेंज एक्सप्लेन करने के लिए सबसे कॉमन एग्जाम्पल जो दिया हुआ है रस्टिंग ऑफ आयरन. मतलब कि जो आयरन ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसके ऊपर आपने एक डर्टी और ब्राउन, डार्क ब्राउन कलर की जो एक लेयर देखी होगी ना, तो वो क्या होती है, रस्ट, जिसको हम जनरली क्या बोलते हैं, जंग लग जाती है. तो रस्टिंग ऑफ आयरन एक केमिकल चेंज है.
If you leave a piece of iron in the open for some time, it acquires a film of brownish substance. अगर आप क्या करोगे, एक आयरन पीस को कुछ टाइम के लिए बाहर छोड़ दोगे ना ओपन स्काई में, या फिर गार्डन में रखे होते हैं कई बार, तो उस पर क्या होता है, एक ब्राउनिश सब्सटेंस की लेयर बन जाती है. दिस सब्सटेंस इज कॉल्ड रस्ट एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड रस्टिंग. तो वो जो सब्सटेंस होता है ना, उसे ही हम बोलते हैं क्या, रस्ट, एंड उस पूरी प्रोसेस को बोला जाता है रस्टिंग. तो मतलब जो फॉर्मेशन ऑफ रस्ट है ना, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रस्टिंग. यहाँ 6.2 फिगर में दिया हुआ है कि रस्टिंग ऑफ आयरन, काफी सारे ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं उसके ऊपर एक टाइप की लेयर बन जाती है, जो यहाँ पर इनलार्ज करके दिया हुआ है, बट अगर आपको क्लियरली दिख रहा हो तो. और यहाँ नहीं दिख रहा है तो रस्टिंग एक ऐसी प्रोसेस है जो अपने सराउंडिंग में काफ़ी सारी जगह देख सकते हो. आप डोर्स देख सकते हो, पार्क में रखी हुई बेंचेस होती हैं, तो काफ़ी सारी जगह जो है रस्टिंग अपना इफेक्ट दिखाते हैं. ठीक है. आयरन गेट्स ऑफ पार्क और फार्मलैंड्स, आयरन बेंचेस केप्ट इन लॉन्स एंड गार्डन्स, ऑलमोस्ट एवरी आर्टिकल ऑफ आयरन केप्ट इन द ओपन गेट्स रस्टेड. तो पार्क के आयरन गेट्स हुए, या फिर फार्मलैंड्स जो होते हैं उनके गेट्स हैं, बेंचेस हैं जो कि लॉन्स एंड गार्डन्स में रखे होते हैं, तो आयरन के हर एक आर्टिकल क्या है, रस्ट हो जाता है अगर वो ओपन में रखा हुआ है. At home, you must have seen shovels and spades getting rusted when exposed to the atmosphere for some times. तो घर में क्या है, गार्डन में स्पेड्स एंड शोवल्स होते हैं ना, उन पे भी क्या हो जाता है, रस्टिंग की प्रोसेस हो जाती है अगर वो एटमॉस्फेयर में या फिर ओपन स्काई में रखे रहे. मॉइस्चर उन पे जब लगता है ना, तो वहां भी क्या होती है, रस्टिंग की प्रोसेस. इन द किचन अ वेट आयरन पैन और तवा ऑफन गेट्स रस्टेड इफ लेफ्ट इन दैट स्टेट फॉर सम टाइम. तो किचन में जो तवा यूज होता है, आयरन पैन, वो भी क्या होता है, रस्टेड, उस पर भी रस्टिंग हो जाती है अगर वो एक ही स्टेट में, मतलब अगर आपने उसको ऐसे ही रख दिया है, उसको प्रॉपर क्लीन नहीं कर रहे हैं, तो उसके ऊपर भी क्या आ जाती है, रस्टिंग हो जाती है. रस्ट इज नॉट आयरन. तो रस्ट क्या है, आयरन सब्सटेंस पर होती है, बट वो आयरन का फॉर्म है, आयरन नहीं है. तो रस्ट इज नॉट आयरन. इट इज डिफरेंट फ्रॉम आयरन ऑन विच इट गेट्स डिपॉजिटेड. तो वो स्लाइटली डिफरेंट है आयरन से जिसपे वो डिपॉजिट हो रहा है. Let us consider a few more changes where new substances are formed. तो हम कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं रस्टिंग के अलावा जहां पर कुछ न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो रहा है. तो केमिकल चेंजेस में क्या देखा हमने रस्टिंग में, कि एक न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो रहा है, एंड चेंज किस में हो रहा है, केमिकल प्रॉपर्टी में. बिकॉज पहले आयरन था, आयरन के ऊपर रस्टिंग की जो लेयर बनी है वो एक न्यू सब्सटेंस है, न्यू केमिकल है, तो केमिकल चेंज जो है वो हो रहा है यहाँ पर. ठीक है. एक्टिविटी 6.6 देखते हैं हम. यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इट इज डेंजरस टू लुक फॉर अ लॉन्ग टाइम एट द बर्निंग मैग्नीशियम रिबन. द टीचर शुड एडवाइज चिल्ड्रन नॉट टू स्टेयर एट द बर्निंग रिबन. तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है कि मैग्नीशियम रिबन जो बर्न होता है ना, जब उस टाइम पे उसको बहुत ज्यादा टाइम के लिए कंटिन्यू नहीं देखना चाहिए, उससे ना आईज में इरिटेशन हो सकती है. तो ये एक्टिविटी 6.6 क्या है देखते हैं. गेट अ स्मॉल पीस ऑफ थिन स्ट्रिप और रिबन ऑफ मैग्नीशियम. तो यहाँ पर क्या रिक्वायर्ड है, मैग्नीशियम रिबन रिक्वायर्ड है या उसकी एक स्ट्रिप रिक्वायर्ड है. क्लीन इट्स टिप विथ सैंड पेपर. तो उसको क्या करना है, उसकी टिप को सैंड पेपर जो आता है ना मार्केट में, उससे क्लीन करना है. ब्रिंग द टिप नियर अ कैंडल फ्लेम. एंड उस टिप को कैंडल फ्लेम तक लेके जाओ. इट बर्न्स विथ अ वाइब्रेंट वाइट लाइट. सो वो बर्न कैसे हो रही है, यहाँ पर फिगर में दिया हुआ है ना कि वाइट लाइट के साथ वो बर्न होती है. When it is completely burnt, it leaves behind a powdery ash. एंड जब वो प्रॉपर कंप्लीटली बर्न हो जाती है ना प्रॉपरली, तो उसके बाद वो कन्वर्ट किस में हो जाती है, ऐश में. तो ऐश क्या है, पाउडर्ड फॉर्म होता है ना. जो कोई भी सब्सटेंस बर्न होता है, पेपर अगर बर्न होगा तो उसके बाद एक पाउडर्ड सब्सटेंस बचता है, वो क्या होती है, ऐश. Does the ash look like the magnesium ribbon? तो जो ऐश है वो क्या मैग्नीशियम रिबन के ही जैसे दिख रही है. तो अगर आप पेपर बर्न करोगे तो वो पेपर जैसा ही दिखता है क्या, नहीं ना, चेंज हो जाता है. द चेंज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन. तो इस चेंज को ना एक इक्वेशन की फॉर्म में एक्सप्लेन किया हुआ है.
क्या हुआ है, मैग्नीशियम रिबन है तो ये लिख दिया मैग्नीशियम, एंड मैग्नीशियम जो एलिमेंट है ना उसका सिंबल होता है Mg, प्लस ऑक्सीजन, क्योंकि कोई भी बर्निंग की प्रोसेस है वो बिना ऑक्सीजन के तो नहीं होती है कंप्लीट, तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन फॉर्मेशन क्या हो रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का। तो यहाँ पर Mg फॉर मैग्नीशियम एंड O फॉर ऑक्साइड। तो ये रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन जो होते हैं ना उनको ऐसे ही शो किया जाता है। The equation here are different from those in mathematics. In equations of this kind, the arrow implies becomes. तो ये जो यहाँ पर एरो दिख रहा है ना आपको, ये क्या होता है कि ये जो सब्सटेंस हमने लिए थे, इंग्रेडिएंट्स लिए थे इनिशियली, तो वो कन्वर्ट हो रहे हैं किसमें, एक फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं। एग्जाम्पल अगर आप ले रहे थे ना, स्टार्टिंग में हमने एग्जाम्पल जो लिया था नींबू पानी का, तो उसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पर इनिशियली रिएक्टेंट्स जो रहेंगे वो जाएगा लेमन जूस प्लस शुगर प्लस सॉल्ट प्लस वाटर, एंड एरो लगा के क्या बन जाएगा, नींबू पानी, लेमनेड। फाइन। कलेक्ट द एश एंड मिक्स इट विथ अ स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर। अभी यहाँ पर जो एश फॉर्म हुई थी ना मैग्नीशियम रिबन बर्न करने के बाद, उस एश को क्या करना है, कलेक्ट करना है, एंड उसमें थोड़ा सा वाटर ऐड करेंगे। स्टेट द मिक्सचर, एंड ये जो मिक्सचर बन गया ना एक्वस सोल्यूशन। एक्वा सोल्यूशन क्यों, एक्वा वर्ड जो है ना वो वाटर के लिए यूज होता है, सिमिलरली एक्वस भी। तो किसी भी चीज का अगर सॉल्यूशन हम वाटर में बना रहे हैं तो उस सॉल्यूशन को बोलते हैं क्या, एक्वस सॉल्यूशन। तो ये जो मिक्सचर था ना ऐश और वाटर का, उसको प्रॉपरली स्टिर करना है। टेस्ट द मिक्सचर विथ ब्लू एंड रेड लिटमस पेपर, एंड ये जो मिक्सचर फॉर्म हुआ उसको ब्लू और रेड लिटमस पेपर से टेस्ट करना है। तो आपको लास्ट चैप्टर का याद हो कि रेड लिटमस पेपर का वर्क क्या होता है, रेड लिटमस पेपर करता है बेसिस की प्रेजेंस में अपना कलर चेंज कर लेता है, वो हो जाता है क्या, रेड से ब्लू, एंड ब्लू लिटमस पेपर क्या करता है, एसिड की प्रेजेंस में ब्लू टू रेड में चेंज हो जाता है। सो डज द मिक्सचर टर्न रेड लिटमस ब्लू, तो अगर ये ऐसा कर रहा होता कि रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करता, दैट मीन्स कि ये क्या है, बेस है। एंड डज द मिक्सचर टर्न ब्लू लिटमस रेड, अगर ये ऐसा कर रहा होता ब्लू टू रेड, तो ये क्या होता, एसिड। सो ऐसा हो रहा है क्या, ये हम ऑब्जर्व करेंगे एक्सपेरिमेंट के थ्रू। ऑन द बेसिस ऑफ दिस टेस्ट हाउ डू यू क्लासिफाई द एक्वस सोल्यूशन, एसिडिक और बेसिक। तो इस टेस्ट के बेसिस पर आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, जो मैंने पहले ही बता दिया। इन केस अगर रेड टू ब्लू हो रहा है दैट मीन्स कि वो क्या है, बेस है, एंड ब्लू टू रेड हो रहा है तो क्या है, वो एसिडिक है। ऑन डिसॉल्विंग द एश इन वाटर इट फॉर्म्स अ न्यू सब्सटेंस, तो जब एश को वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं ना तब एक नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो रहा है। दिस चेंज कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन, एंड उस चेंज को हम इस इक्वेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला यहाँ पर देखा MgO, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस वाटर, वाटर का फॉर्मूला होता है क्या, H2O। ये क्या फॉर्मेशन हो रहा है इससे, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का, MgOH होल ट्वाइस। इसको अगर आपको केमिकल फॉर्मूलेस बोलना नहीं आता है तो यहाँ पर देख लो, MgO फॉर मैग्नीशियम ऑक्साइड, वाटर के लिए क्या बोलेंगे हम, H2O, एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या हो जाएगा, MgOH होल ट्वाइस। फाइन। As you have already learnt in chapter 5, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस। तो यहाँ पर तो आप लोग के ईज के लिए सारी चीजें ऑलरेडी लिख दी जाते हैं, बट ये आपको रिमेंबर रखना होना चाहिए कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या था, एक बेस था, जो कि हमने लास्ट चैप्टर में ही पढ़ा है। सो मैग्नीशियम ऑक्साइड इज अ न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड ऑन बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है, एक नया सब्सटेंस है जो कि कब आया, जब हमने मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज अनदर न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग मैग्नीशियम ऑक्साइड विद वाटर। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी एक नया सब्सटेंस है जो कि कब फॉर्म हुआ, जब मैग्नीशियम ऑक्साइड में वाटर ऐड कर दिया। तो यहाँ पर दो बार चेंजेस हुए, एक बार कब, जब मैग्नीशियम का जो रिबन था वो ऐश में कन्वर्ट हुआ जब उसको बर्न किया हमने, एंड दूसरा जब वो ऐश जो फॉर्म हुई थी मैग्नीशियम ऑक्साइड के, उसको वाटर के साथ ऐड करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन हुआ। तो ये चेंजेस हुए। इसका ना प्रॉपर एक्सप्लेनेशन हम एक्टिविटी 6.8 के बारे में बाद जो है ना वो डिटेल में आएगा। सो नेक्स्ट हम देखते हैं एक्टिविटी 6.7। सो एक्टिविटी 6.7 में है
dissolve about a teaspoonful of copper sulfate. So एक टीस्पून क्या लेना है, कॉपर सल्फेट. कॉपर सल्फेट के अनदर नेम दिए हुए हैं ब्लू वाइट्रॉल या फिर हिंदी में इसको बोलते हैं नीला तोता. इन अबाउट हाफ अ कप ऑफ वाटर इन अ ग्लास टम्बलर और अ बीकर. तो एक ग्लास के कंटेनर में कॉपर सल्फेट का एक टीस्पून लेना है एंड देन उसके बाद क्या करना है, उसमें हाफ कप वाटर ऐड करना है एंड उसको प्रॉपरली डिसॉल्व कर देना है. एड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू द सोल्यूशन. देन उसके बाद क्या करेंगे, हम उसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का जो है वो ऐड करेंगे उस सोल्यूशन में. यू शुड गेट अ ब्लू कलर्ड सोल्यूशन. तो उसके बाद क्या मिलेगा, एक ब्लू कलर का सोल्यूशन जो है वो आपको मिलेगा. Save a small sample to the solution in a test tube or a small glass bottle. उसके बाद क्या करना है, जो थोड़ा सा सोल्यूशन है ना उसको एक साइड में एक टेस्ट ट्यूब में बचा के रखना, बाकी का जो है उस बीकर में ही रखे रहने देना है. ड्रॉप अ नेल और अ यूज्ड शेविंग ब्लेड इनटू द रिमेनिंग सोल्यूशन. तो जो रिमेनिंग सोल्यूशन है ना आपने बचा के किस में रख लिया, टेस्ट ट्यूब में. तो बीकर में जो सोल्यूशन बचा हुआ है उसमें या तो आयरन की जो नेल होती है वो डाल दो या फिर यूज्ड की हुई जो ब्लेड होती है ना वो डालना है. वेट फॉर हाफ एन आवर और सो. तो आधे घंटे से या उससे थोड़ा और ज्यादा वेट करना. फिर ऑब्जर्व द कलर ऑफ द सोल्यूशन. देन उसके बाद क्या करना है, आपको सॉल्यूशन का कलर ऑब्जर्व करना है. कंपेयर इट विद द कलर ऑफ द सैंपल सॉल्यूशन सेव्ड सेपरेटली. तो आपको सेव क्यों करना था, बिकॉज आफ्टर एडिंग द ब्लेड कलर चेंज हुआ, तो हमें आफ्टर एंड बिफोर का जो कलर मैच करने के लिए उनको पहले सेव करना था. तो यहाँ पर क्या हुआ, ये फिगर 6.4 में दिया हुआ है कि इनिशियली हमने बीकर में क्या लिया, वाटर एंड कॉपर सल्फेट. तो कॉपर सल्फेट का ये क्या केमिकल फॉर्मूला है, Cu फॉर कॉपर एंड SO4 फॉर सल्फेट. तो ये कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन जो है वो ब्लू कलर का है. जब उसमें क्या डिप करेंगे, हम ब्लेड डिप करेंगे, तो क्या हो जाएगा, कलर चेंज हो जाता है. एंड कलर चेंज क्यों हो रहा है, बिकॉज ये सोल्यूशन किस में कन्वर्ट हो गया, आयरन सल्फेट. आयरन सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, Fe फॉर आयरन एंड SO4 फॉर सल्फेट. अभी आप ये बोलोगे कि आयरन है तो IR या फिर I होना चाहिए था, बट ऐसा नहीं होता है पॉसिबल. आयरन जो है उसका लैटिन नेम होता है फेरम एंड ये Fe जो है वो उससे ही डिराइव हुआ है. ठीक है, तो आयरन सल्फेट का फॉर्मूला होता है FeSO4. तो इस एक्टिविटी 6.7 में हमने क्या किया, ब्लू वाइट्रॉल का सोल्यूशन बनाया एंड उसमें एक आयरन ब्लेड या फिर आयरन नेल डिप करा, जिसके बाद चेंज ऑब्जर्व करना है. डू यू सी एनी चेंज इन द कलर ऑफ द सोल्यूशन. सो क्या आप ऑब्जर्व कर पाए कोई कलर चेंज. यहाँ तो हमको डायरेक्टली फिगर 6.4 में ही हमने देख लिया कि कलर चेंज हुआ है. टेक आउट द नेल और द ब्लेड एंड देन उसके बाद क्या करना, वो जो आफ्टर वाला सोल्यूशन था ना जिसमें आपने ब्लेड डिप किया था, उसमें हाफ एन आवर के बाद ब्लेड या नेल जो भी आपने डिप किया था वो बाहर निकाल लेना है. हैज इट चेंज इन एनी वे, देन उस ब्लेड को चेक करो कि उसमें कोई चेंजेस आए हैं क्या. The changes that you notice are due to a reaction between copper sulfate and iron. So ये जो changes observe किए ना वो किस वजह से, क्योंकि यहाँ पर copper sulfate जो है and जब iron blade उसमें डाली ना तो उन दोनों के बीच में क्या हुई, reaction हुई, जिसकी वजह से ये changes observe किए. The change of color of the solution from blue to green is due to the formation of iron sulfate, a new substance. एंड ये जो कलर चेंज हो रहा है ना ब्लू टू ग्रीन, ये किस वजह से हो रहा है, बिकॉज एक नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ एंड वो नया सब्सटेंस क्या है, आयरन सल्फेट FeSO4. द ब्राउन डिपॉजिट ऑन द आयरन नेल इज कॉपर एंड आयरन नेल के ऊपर क्या होगा, एक ब्राउन कलर की डिपोजिशन आ जाएगी, वो क्या रहेगा, कॉपर. अनदर न्यू सब्सटेंस. तो यहाँ पर इनिशियली हमारे पास क्या था, एक आयरन की नेल थी एंड कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था, बट एक्सपेरिमेंट के एंड में क्या मिलेगा, आयरन सल्फेट का सॉल्यूशन मिलेगा एंड कॉपर मिलेगी. तो न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहे हैं. वी कैन राइट द रिएक्शन एज. तो अब इस रिएक्शन को हम कैसे लिख सकते हैं, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन दैट इज ब्लू कलर जो है प्लस आयरन. तो आयरन क्या था यहाँ पर, आयरन नेल. सो रिएक्शन का इक्वल टू क्या होता है, एरो होता है.
फॉर्मेशन किस चीज का हो रहा है, आयरन सल्फेट सोल्यूशन जो कि रहेगा ग्रीन कलर का, प्लस कॉपर जो कि क्या है, ब्राउन डिपॉजिट के फॉर्म में ब्लेड पर आ जाएगी। फाइन, तो ये एक्टिविटी 6.7 हुआ। देन 6.8 एक्टिविटी क्या है, टेक अबाउट अ स्पूनफुल ऑफ विनेगर इन अ टेस्ट ट्यूब। तो क्या करना है, यहाँ पर एक टेस्ट ट्यूब में विनेगर का टीस्पून लेना है, एड अ पिंच ऑफ बेकिंग सोडा टू इट, एंड उसमें थोड़ा सा ना बेकिंग सोडा डालना है। You would hear a hissing sound and see bubbles of a gas coming out। तो उसमें क्या मिलेगा आपको, थोड़ा सा हिजिंग साउंड मिलेगा एंड बबल्स मिलेंगे। जैसे आप सोडा बॉटल को थोड़ा सा शेक करके ओपन करोगे तो उसमें भी कुछ ऊपर बबल्स होते हैं एंड हिजिंग साउंड आता है ना, वैसा ही सिमिलर साउंड आएगा कब, जब आप विनेगर में बेकिंग सोडा डालोगे। Pass this gas through freshly prepared lime water as shown in figure 6.5। So उसके बाद क्या करना है, ये जो गैस फॉर्म हुई ना हिजिंग साउंड के साथ, तो उस गैस को ट्रांसफर करना है कहाँ पर, लाइम वाटर में, एंड उस लाइम वाटर को फ्रेशली प्रिपेयर किया हो। What happens to the lime water? तो चेंज ऑब्जर्व करना है हमें कि लाइम वाटर में क्या होगा, तो वो यहाँ आगे दिया हुआ है। The change in the test tube is as follow। तो टेस्ट ट्यूब में क्या चेंज हुआ, सबसे फर्स्ट विनेगर जिसका एक और नेम होता है एसिटिक एसिड, उसमें क्या डाला था हमने, बेकिंग सोडा जिसका अनदर नेम क्या है, केमिकल नेम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इन दोनों के बीच में रिएक्शन हुआ तो फॉर्मेशन हुआ किसका, कार्बन डाइऑक्साइड। एंड यहाँ पर जो दूसरे सब्सटेंस है ना उसमें क्या आ जाता है, अदर सब्सटेंसेस में वाटर एंड सोडियम एसिटेट। तो बेकिंग सोडा और विनेगर की जो रिएक्शन है उसमें क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सोडियम एसिटेट। द रिएक्शन बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड एंड लाइम वाटर इज फॉलो। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ फॉर्म हुई, दैट मीन्स कि जो हिजिंग साउंड के साथ बबल्स जो फॉर्म हुए ना, वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो फॉर्म हुआ उसको कहाँ पर पास करना है, लाइम वाटर में। तो लाइम वाटर में जब आप कार्बन डाइऑक्साइड पास करोगे तो क्या चेंज आएगा, ये यहाँ पर दिया हुआ है कि इस टेस्ट ट्यूब में क्या है, विनेगर एंड बेकिंग सोडा लिया, यहाँ पर हिजिंग साउंड के साथ जो गैस प्रोड्यूस होगी वो इस पाइप के थ्रू अनदर टेस्ट ट्यूब में जिसमें क्या है, लाइम वाटर है, उसमें डाल दिया, ये कार्बन डाइऑक्साइड आ रही है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ना, ये मिल्की हो जाएगा, जैसे मिल्क होता है ना व्हाइट कलर का, वैसे ही ये कन्वर्ट हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस लाइम वाटर, तो कार्बन डाइऑक्साइड का केमिकल फॉर्मूला हो गया CO2 एंड लाइम वाटर का केमिकल फॉर्मूला क्या हो गया, CaOH होल ट्वाइस। दैट मीन्स कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। फॉर्मेशन किस चीज का हो रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है, CaCO3 एंड साथ में क्या फॉर्म होता है, वाटर। When carbon dioxide is passed through lime water, कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म्ड। तो सिंपल है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड को हम लाइम वाटर से पास करते हैं तो क्या फॉर्मेशन होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन होता है, एंड जिसकी वजह से लाइम वाटर जो है वो मिल्की हो जाता है। The turning of lime water into milky is a standard test of carbon dioxide। and ये जो मिल्की टर्न हो रहा है ना लाइम वाटर कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में, ये एक टेस्ट है जो कि यूज होता है कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस फाइंड आउट करने में। दैट मीन्स कि किसी एक्सपेरिमेंट में अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म हुई है तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये CO2 ही है, वो जो गैस फॉर्म हुई है ना उसको लाइम वाटर में पास करेंगे, एंड इन केस अगर लाइम वाटर मिल्की हो जाता है दैट मीन्स कि जो गैस फॉर्म हुई वो CO2 है, एंड नहीं होता है मिल्की दैट मीन्स कि कोई और गैस होगी। You will use it in chapter 10 to show that the air we breathe out is rich in carbon dioxide। तो चैप्टर 10 में पढ़ना है ये तो हमें कि जो हम ब्रीदिंग प्रोसेस होती है ना उस टाइम पे जब एक्सेल करते हैं ब्रीदिंग टाइम पे, तो जो एक्सेल के टाइम पे जो गैस होती है ना उसमें कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट होती है। In activities 6.6 to 6.8, you saw that in each change one or more new substance were formed। So हमने क्या था ना 6.6 से 6.8 एक्टिविटी में क्या देखा कि कुछ नए सब्सटेंस जो है वो फॉर्म हो रहे हैं। 6.6 एक्टिविटी में क्या हो रहा है, in activity 6.6 the ash was a new substance formed when the magnesium was burnt in air। तो एक्टिविटी 6.6 में क्या किया था, मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया था, तो बर्न करने से नया सब्सटेंस क्या फॉर्म हुआ, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि क्या है, ऐश के फॉर्म में थी।
In activity 6.7, the reaction of copper sulfate with iron produced iron sulfate and copper. And 6.7 जो reaction थी ना, उसमें क्या new substance form हुए? एक तो था iron sulfate and दूसरा था क्या? Copper. Both of these are new substance. तो यहाँ पर भी क्या थे? ये new substance है. Copper was deposited on the shaving blade of iron and iron की जो blade थी ना, उसके ऊपर क्या deposit हो गया? Copper. In activity 6.8, vinegar and baking soda together produced carbon dioxide. और 6.8 एक्टिविटी में क्या था? विनेगर एंड बेकिंग सोडा की रिएक्शन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हुआ एंड वो कार्बन डाइऑक्साइड से क्या हुआ? विच टर्न्ड लाइम वाटर मिल्की एंड लाइम वाटर उससे क्या हो गया? मिल्की हो गया. कैन यू नेम द न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड इन दिस रिएक्शन? तो इस रिएक्शन में नया सब्सटेंस क्या फॉर्म हुआ? फर्स्ट जब विनेगर एंड बेकिंग सोडा का रिएक्शन हुआ तब नया सब्सटेंस क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड. एंड जब सेकेंड प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर से पास किया तब जो न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन हुआ वो क्या था? कैल्शियम कार्बोनेट. तो ये सारी एक्टिविटीज पढ़ने के बाद आपको ये चीज अगर ऑब्जर्व कर पाया आप कि यहाँ पर सारी ही एक्टिविटीज में क्या हुआ? 6.6 से लेकर 6.8 ये 3 एक्टिविटीज में बस क्या हो रहा है? कुछ न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो रहा है. तो कुछ न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है, दैट मीन्स कि यहाँ पर हमें कुछ बताया जा रहा है बार बार 3 एक्टिविटीज से. तो हम देखते हैं अब क्या यहाँ पे. A change in which one or more new substance are formed is called chemical change. That means कि जहाँ पर कुछ नया substance का formation होता है उसे ही हम क्या बोलते हैं? chemical change बोलते हैं. A chemical change is also called a chemical reaction and chemical change को और एक क्या बोल देते हैं हम? chemical reaction भी बोलते हैं. Chemical changes are very important in our lives. तो chemical changes क्या होते हैं हमारी लाइफ में? बहुत important हैं. All new substance are formed as a result of chemical change. तो जितने भी new substance form हो रहे हैं ना वो mainly किसका result है? किसकी वजह से हो रहे हैं? chemical changes की वजह से हो रहे हैं. For example, digestion of food in our body. हमारी बॉडी में जो डाइजेशन की प्रोसेस है वो भी क्या है? एक केमिकल चेंज है. राइपनिंग ऑफ फ्रूट, जो फ्रूट्स जो राइप हो रहे हैं तो यहाँ पे इनिशियली क्या है? रॉ फ्रूट है. अगर आप रॉ फ्रूट में एग्जांपल लो मैंगो का सपोज, तो मैंगो राइप नहीं हुआ जब तक तब कैसा है? सोर है, खट्टा होता है. बट राइप होने के बाद उसमें कलर में चेंज आ जाता है, टेस्ट में चेंज आ जाता है. दैट इज वाई ये क्या है? एक केमिकल चेंज है. फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स एक्सेट्रा, ग्रेप्स का फर्मेंटेशन होता है वाइन बनाने के लिए, वो भी क्या है? एक केमिकल चेंज है बिकॉज उसके प्रॉपर्टीज के केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आ रहा है. ये हैपन्स ड्यू टू सीरीज ऑफ केमिकल चेंजेस. तो ये जो चीजें हैं ना, डाइजेशन है, राइपनिंग है, फर्मेंटेशन है, ये केमिकल चेंजेस में के अंदर आते हैं. अ मेडिसिन is the end product of a chain of chemical reaction. and medicine जो form हो रही है ना, medicines बन रही हैं, वो भी कैसे बनती हैं? several chemical reactions जब perform की जाती है ना उसके बाद एक medicine form होती है. useful new material such as plastic and detergents are produced by chemical reaction. एंड कुछ न्यू मटेरियल्स भी हैं जैसे कि प्लास्टिक है. तो भी प्लास्टिक तो आप अपने सराउंडिंग में बहुत सारी जगह देखते होंगे. तो वो क्या है? एक केमिकल चेंज की प्रोसेस से बना हुआ है. देन उसके बाद डिटर्जेंट है तो वो भी एक केमिकल चेंज की प्रोसेस से बन रहा है. मतलब उसके फॉर्मेशन में काफ़ी सारे केमिकल चेंजेस होते हैं. इंडीड एवरी न्यू मटेरियल इज डिस्कवर्ड बाय स्टडिंग केमिकल चेंज. सो ये तो रियलिटी है कि जितने भी मटेरियल्स न्यू फॉर्म हो रहे हैं ना वो किसी ना किसी केमिकल चेंज की वजह से ही होते हैं. वी हैव सीन दैट वन और मोर न्यू सब्सटेंस आर प्रोड्यूस्ड इन अ केमिकल चेंज. सो क्या हो रहा है ना कि केमिकल चेंज के टाइम पे एक या एक से ज्यादा नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है, वो बन रहे हैं. इन एडिशन टू न्यू प्रोडक्ट द फॉलोइंग में अकम्पनी अ केमिकल चेंज. तो न्यू प्रोडक्ट के साथ साथ और कुछ भी चेंजेस जो हैं वो आते हैं. तो सबसे फर्स्ट क्या है? हीट, लाइट और एनी अदर रेडिएशन दैट इज अल्ट्रा वायलेट. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मतलब जो रेडिएशन है उनका एक एग्जाम्पल दिया हुआ है. मे बी गिवन ऑफ और एब्जॉर्ब.
तो केमिकल चेंज के टाइम पे क्या है, या तो हीट लाइट जो है वो एब्जॉर्ब हो सकती है या फिर इवॉल्व भी होती है। जैसे डाइजेशन ऑफ फूड है तो वैसे ही क्या होता है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है प्लांट्स में, जो कि हमने पढ़ी है इनिशियल चैप्टर्स में। तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में जो फूड फॉर्म हो रहा है उस टाइम पे क्या है, लाइट एब्जॉर्ब होती है। तो ये वाला हमने देख लिया कि हीट और लाइट में बी एब्जॉर्ब्ड और गिवन ऑफ। सेकेंड वन दिया हुआ है साउंड में बी प्रोड्यूस्ड। तो कई बार क्या होता है ना, केमिकल चेंजेस में साउंड भी प्रोड्यूस होते हैं। जैसे कि लाइटनिंग होती है, बारिश के टाइम पे बिजली चमकती है ना, तो लाइटनिंग है। एंड थंडर स्टॉर्म होता है, उस टाइम पे साउंड भी प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो साउंड में बी प्रोड्यूस्ड। थर्ड वन इज अ चेंज इन स्मेल में टेक प्लेस, अ न्यू स्मेल में बी गिवन ऑफ। इसका एक, अगर हम फ्रूट्स का एग्जाम्पल लें तो आप जब अनराइप फ्रूट लोगे ना, कच्चा फ्रूट जो होगा उसमें जो स्मेल आएगी एंड जो राइप फ्रूट में स्मेल आती है, दोनों स्मेल्स में थोड़ा सा चेंज होता है। तो स्मेल चेंज हो जाती है केमिकल चेंज के टाइम पे। अ कलर चेंज में टेक्स प्लेस, तो कलर चेंज भी होता है। हम तो सबसे कॉमन एग्जांपल यहाँ पर किसका ले लेंगे, फ्रूट्स का ही। तो जब फ्रूट्स ग्रो होते हैं तब कच्चे होते हैं, तब कलर अलग होता है, एंड जब वो प्रॉपरली राइप हो जाते हैं, पक जाते हैं, तो कलर क्या होता है, चेंज हो जाता है। लेट अस लुक एट सम एग्जाम्पल, एंड कुछ और एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं यहाँ पर अब केमिकल चेंजेस के लिए। You saw that burning of magnesium ribbon is a chemical change। तो हमने ये तो देखा कि burning of magnesium ribbon क्या है, chemical change है। Burning of coal, wood और leaves is also a chemical change। And coal जो burn हो रहा है, wood burn हो रहे हैं या leaves burn हो रहे हैं, ये सभी क्या हैं, chemical changes हैं। क्योंकि इस टाइम पे क्या हो रहा है, ये convert किस में हो जाते हैं, ash में हो जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर हम wood का एक example देखते हैं। अगर एक wood का piece है, उसको छोटे छोटे पीस में आप कन्वर्ट कर रहे हो ना, तो वो क्या रहेगा, फिजिकल चेंज रहेगा। बट अगर आप वुड को बर्न कर रहे हो ना, उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, वो एक केमिकल चेंज हो जाएगा। इनफैक्ट बर्निंग ऑफ अ सब्सटेंस इज अ केमिकल चेंज। तो किसी भी सब्सटेंस को जब बर्न करते हैं ना, वो क्या है, केमिकल चेंज है। बर्निंग इज ऑलवेज अकम्पनीड बाय प्रोडक्शन ऑफ हीट। तो बर्निंग हमेशा किससे फुलफिल होती है, प्रोडक्शन ऑफ हीट के साथ। ऐसा नहीं होगा कि कोई सब्सटेंस बर्न कर रहा है और हीट प्रोड्यूस ना हो। तो मोस्टली केसेस में क्या है, अगर कोई सब्सटेंस बर्न कर रहा है तो वो हीट भी प्रोड्यूस करेगा। एक्सप्लोजन ऑफ अ फायरवर्क इन अ केमिकल इज अ केमिकल चेंज। तो फायरवर्क जो पटाखे जलाते हैं ना, वो भी क्या है, क्रैकर जलाते टाइम भी जो एक्सप्लोजन हो रहा है वो केमिकल चेंज है। यू नो दैट सच एन एक्सप्लोजन प्रोड्यूसेस हीट, लाइट, साउंड एंड अनप्लीजेंट गैसेस दैट पॉल्यूट द एटमॉस्फेयर। सो एक्सप्लोजन के टाइम पे क्या क्या हो रहा है, हीट प्रोड्यूस होती है, लाइट प्रोड्यूस हो रही है, साउंड भी प्रोड्यूस होता है, एंड अनप्लीजेंट गैसेज आती हैं जो कि पॉल्यूशन क्रिएट करती हैं। That is why you are advised not to play with firework। तो ये सारे जो consequences हैं ये firework चलाने से होता है। That is why हमें मना किया जाता है कि environment को protect करना है अगर हमें, तो pollution से बचाना पड़ेगा। And pollution से हम एक तरीका क्या है बचाने का, fireworks का यूज ना करके। फाइन, तो firework चलाने के बहुत सारे consequences होते हैं, and ये क्या है, chemical change है। When food gets spoiled, it produces a foul smell। जब फूड क्या स्पॉइल हो जाता है ना, सड़ जाता है, तो उसमें से स्मेल आती है, तो उस स्मेल को क्या बोलते हैं, गंदी स्मेल जो है वो फाउल स्मेल। शैल वी कॉल दिस चेंज अ केमिकल चेंज। तो इस चेंज को आप एक केमिकल चेंज बोल सकते हो क्या, तो यस, यहाँ पर क्या हो रहा है, न्यू सब्सटेंस, माइक्रोब्स जो है ना वो स्पॉइल्ड फूड पे अटैक करके कुछ न्यू सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। दैट इज वाई ये क्या है, केमिकल चेंज है। You must have noticed that a slice of an apple acquires a brown color if it is not consumed immediately। तो अगर एप्पल को इमीडिएटली कंज्यूम नहीं करोगे ना, तो उसकी जो लेयर है वो भी कैसे होती है, ब्राउनिश कलर की हो जाती है, अगर उसको हम पीस करके रख दें तो। If you have not seen this change in color, cut a fresh slice of apple and keep it away for some time। And ये तो अब चेंज जो है वो बहुत ही कॉमन है, ऑब्जर्व किया ही होगा। एंड इन केस नहीं किया है तो क्या करो, एक एप्पल की स्लाइस लो, उसको थोड़ी देर एक्सपोज्ड कर दो, मतलब ओपन एटमॉस्फेयर में उसको रख दो। थोड़े टाइम बाद आप देखोगे कि उसका कलर जो रहेगा ना वो चेंज हो जाएगा।
रिपीट द सेम एक्टिविटी विद अ स्लाइस ऑफ पोटैटो और ब्रिंजल। सो यही एक्टिविटी अगर पोटैटो एंड ब्रिंजल के साथ भी करोगे ना तो सेम रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। जो सरफेस रहेगी उसकी वो क्या हो जाएगी, ब्राउन कलर्ड। The change of color in these cases is due to the formation of new substance, and ये changes क्यों हो रहे हैं, because new substance form हो रहा है। Are not these changes chemical? तो ये changes जो है वो क्या chemical नहीं है, obviously है, because यहाँ पर क्या हो रहा है, new substance का formation हो रहा है, that is why वो क्या हो जाएंगे, chemical change। In chapter 5 you neutralized an acid with a base। इज न्यूट्रलाइजेशन अ केमिकल चेंज। तो हमने चैप्टर 5 में जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ी उसमें क्या हुआ, एसिड एंड बेस रिएक्ट करके क्या फॉर्म करते हैं, सॉल्ट प्लस वाटर। तो न्यूट्रलाइजेशन जो हुआ वो क्या हुआ, केमिकल चेंज, बिकॉज यहाँ पर न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो रहा है। फाइन। सो नेक्स्ट टॉपिक रस्टिंग ऑफ आयरन से जाने, आयरन पढ़ने से पहले हम ये देख लेते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है अ प्रोटेक्टिव शील्ड। You must have heard of the ozone layer in our atmosphere. It protects us from the harmful ultraviolet radiation which come from the sun. तो आपने ओजोन लेयर के बारे में अगर सुना हो, ये कहाँ पर प्रेजेंट है, एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, एंड इसका फंक्शन क्या है। सो ये सन से जो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज आती है ना, उनसे बचाने का काम करता है कौन, ओजोन। ओजोन एब्जॉर्ब्स दिस रेडिएशन एंड ब्रेक्स डाउन टू ओजोन। तो ओजोन ब्रेक्स डाउन टू ऑक्सीजन। ओजोन क्या करता है कि हार्मफुल जो यूवी रेज है ना उनको एब्जॉर्ब करता है एंड ब्रेक डाउन हो जाता है किसमें, ऑक्सीजन में, एंड देन वो ऑक्सीजन जो होती है ना वो एटमॉस्फेयर में आ जाती है। ऑक्सीजन इज डिफरेंट फ्रॉम ओजोन। कैन वी कॉल द ब्रेकिंग डाउन ऑफ ओजोन केमिकल चेंज। ऑक्सीजन जो है ना वो ओजोन से थोड़ा डिफरेंट है तो ऑक्सीजन का ही फॉर्म ओजोन भी। तो यहाँ पर ऑक्सीजन को हम क्या लिख देंगे, O2, ऑक्सीजन का सिंबल, बट ओजोन क्या होता है, O3। तो ऑक्सीजन क्या है, ओजोन से डिफरेंट है, तो क्या हम इसको एक केमिकल चेंज बोल सकते हैं। तो यस, यहाँ पर भी क्या है, न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो रहा है। If ultraviolet radiation were not absorbed by ozone, it would reach the Earth's surface and cause harm to us and other life forms. तो अगर ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ओजोन नहीं बचाएगा उनको अर्थ पे आने से, तो ये अर्थ पे जब आएंगे ना तो लाइफ फॉर्म को अफेक्ट करेंगे। ओजोन एक्ट्स एज अ नेचुरल शील्ड अगेंस्ट दिस रेडिएशन। सो ओजोन किसकी तरह वर्क करता है, नेचुरल शील्ड की तरह रेडिएशंस के अगेंस्ट पे। अब बूझो आज बहुत नोटिस कर रहा था सारी चीजें, बहुत उसने ध्यान से पढ़ी, तो अब वो बहुत देर बाद एक क्वेश्चन पूछ रहा है। We learnt in chapter 1 that plants produce their food by a process called photosynthesis. तो बूझो ये बोल रहा है कि चैप्टर 1 में उसने फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ा है, आपने भी पढ़ा है, बट आपको याद है या नहीं है, ये मेन चीज है। तो आप जो भी प्रीवियस पढ़ते जा रहे हो ना उसको रिकॉल करना भी बहुत जरूरी है। सो फोटोसिंथेसिस के बारे में जो पढ़ा है, तो कैन वी कॉल फोटोसिंथेसिस अ केमिकल चेंज। तो हम क्या फोटोसिंथेसिस को केमिकल चेंज बोल सकते हैं। तो पहेली उसको एक सिर्फ हिंट दे रही है, पहेली ने उसको आंसर नहीं दिया। पहेली सेड दैट इवन डाइजेशन इज अ केमिकल चेंज। तो डाइजेशन क्या है, केमिकल चेंज है। तो फोटोसिंथेसिस केमिकल होगा या फिजिकल, तो इसका आंसर तो ये है कि फोटोसिंथेसिस जो है वो केमिकल चेंज है। रीजन क्यों, इनिशियली फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में क्या रिक्वायर्ड था, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट। फॉर्मेशन किसका हो रहा है, ग्लूकोज, ऑक्सीजन एंड एनर्जी। तो न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो रहा है ना, तो न्यू सब्सटेंस फॉर्म हुआ है, दैट मीन्स क्या हुआ, केमिकल चेंज। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस इज अ केमिकल चेंज। नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं जो कि है रस्टिंग ऑफ आयरन। तो रस्टिंग ऑफ आयरन पढ़ते हैं अब हम। लेट अस गेट बैक टू रस्टिंग। अभी हमने स्टार्टिंग में भी पढ़ा था रस्टिंग के बारे में, एंड यहाँ पर और डिटेल में देखते हैं क्या है। दिस इज वन चेंज दैट अफेक्ट आयरन आर्टिकल्स एंड स्लोली डिस्ट्रॉयज देम। सो ये एक प्रोसेस है जिससे कि ना आयरन आर्टिकल्स जो होते हैं ना वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। आयरन आर्टिकल्स को बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है रस्टिंग। सिंस आयरन इज यूज्ड इन मेकिंग ब्रिजेस, शिप्स, कार्स, ट्रक बॉडीज एंड मेनी अदर आर्टिकल्स, the monetary loss due to rusting is
ह्यूज। तो आयरन क्या है, बहुत सारी जगह यूज होती है, कंस्ट्रक्शन पर्पस में, व्हीकल्स का जो कंस्ट्रक्शन होता है उसमें यूज होता है। इसकी वजह से रस्टिंग अगर इफेक्ट करेगा आयरन को तो इसकी वजह से क्या होगा ना, मनी का बहुत ज्यादा लॉस होगा। द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। तो रस्टिंग की जो प्रोसेस है उसको एक इक्वेशन के फॉर्म में दिया हुआ है, आयरन प्लस ऑक्सीजन। आयरन किसके प्रेजेंस में, ऑक्सीजन जो कि एयर में एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है, प्लस वाटर H2O, इसके प्रेजेंस में कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, रस्ट में। रस्ट जो होता है वो क्या होता है, आयरन ऑक्साइड, दैट इज Fe2O3। सो ये आयरन से डिफरेंट है। तो सिंपली ये तो हमको पता है ना कि रस्टिंग एक केमिकल चेंज है। यहाँ पे रीजन और क्लियर हो गया क्योंकि एक न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो रहा है। फॉर रस्टिंग the presence of both oxygen and water और water vapor is essential। तो रस्टिंग के लिए ऑक्सीजन एंड वाटर दोनों का ही प्रेजेंट होना बहुत जरूरी है। इन केस अगर इनमें से ऑक्सीजन नहीं होगा या फिर वाटर नहीं होगा ना तो रस्टिंग की प्रोसेस फिर नहीं होती है। In fact, if the content of moisture in air is high, which means if it is more humid, रस्टिंग बिकम्स फास्टर। अगर मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा होता है ना एयर में, दैट मीन्स की ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है, तो उस कंडीशन में जो रस्टिंग है ना वो और फास्टर रेट से होती है। इन केस अगर मॉइस्चर नहीं है तो आयरन के ऊपर ये लेयर का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो कोई भी चीज अगर आप देखो ओपन ग्राउंड में रखी हुई है एंड एक क्लोज्ड रूम में है, तो उस कंडीशन में जो ओपन ग्राउंड में रखा हुआ आयरन आर्टिकल है ना उस पर फास्टर रेट से रस्टिंग होगा, एंड जो रूम में रखा हुआ है प्रॉपर उसको हमने प्रोटेक्ट भी कर रखा है, तो उस कंडीशन में वहां पर मॉइस्चर नहीं रहेगा तो उस पर रस्टिंग की प्रोसेस नहीं होगी। सो हाउ डू वी प्रिवेंट रस्टिंग। सो अभी रस्टिंग से क्या है, बहुत ज्यादा इफेक्ट हो रहा है, मनी का भी बहुत लॉस हो रहा है, तो उससे हम कैसे बच सकते हैं। इट प्रिवेंट्स आयरन आर्टिकल फ्रॉम कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद ऑक्सीजन और वाटर और बोथ। सो आयरन आर्टिकल्स को क्या करना है, वाटर या ऑक्सीजन के कॉन्टैक्ट में आने से बचाना है। वन सिंपल वे इज टू अप्लाई अ कोट ऑफ पेंट और ग्रीस। तो इसका एक सिंपल तरीका क्या है, आयरन ऑब्जेक्ट को पेंट कर दो या फिर उस पर एक ग्रीस की लेयर बना दो। ग्रीस एक लुब्रिकेंट है जो कि जनरली व्हीकल्स में यूज होता है। इनफैक्ट these coats should be applied regularly to prevent rusting, and ग्रीस की कोटिंग जो है या फिर पेंट है ना एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन में करते रहना चाहिए रिपीट, जिससे कि वो आयरन आर्टिकल जो है वो सेफ रहे। Another way is to deposit a layer of a metal like chromium or zinc on iron। एक दूसरा तरीका क्या है, आयरन के ऊपर कुछ मेटल्स होते हैं जैसे कि क्रोमियम है या जिंक है, इन मेटल्स की एक लेयर आयरन के ऊपर हमें कर देना चाहिए। This process of depositing a layer of zinc on iron is called galvanization। So ये जो प्रोसेस होती है ना जहां पर जिंक मेटल की एक लेयर लगा दी जाती है आयरन के ऊपर, उसको ही बोला जाता है क्या, galvanization। The iron pipes we use in our homes to carry water are galvanized to prevent rusting। So घर पे भी क्या है, आयरन पाइप्स होते हैं जो कि वाटर सप्लाई के लिए यूज किए जाते हैं। तो वाटर को कैरी करने के लिए उसमें तो देखो वाटर भी लग रहा है एंड ऑक्सीजन भी सराउंडिंग में रहती है तो मॉइस्चर भी लगेगा, बट स्टिल वो क्यों लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, उस पर क्यों ज्यादा रस्टिंग नहीं होती है, बिकॉज उनको गैल्वेनाइज कर दिया जाता है। गैल्वेनाइज कैसे करते हैं, जिंक की एक लेयर लगाकर, ठीक है। You know that ships are made of iron and a part of them remains under water। तो ships जो हैं वो आयरन की बन रही हैं और उसका कुछ पार्ट जो है वो अंडर वाटर रहता है शिप का। On the part above water also, water drops keep clinging to the ship's outer surface, and outer surface जो है वहां भी water drops जो है वो जाते ही रहते हैं, because sea में जब शिप जा रहा है तो उस टाइम पे ऐसा तो नहीं है ना कि उसको पॉलिथीन से कवर कर देंगे जिससे उस पर वाटर ना लगे, ठीक है। तो वाटर जो आउटर सरफेस है उसकी वाटर से बाहर उस पर भी लगेगा ही। Moreover, the water of the sea contains many salt। तो सी का जो वाटर है उसमें सॉल्ट होता ही है, ये ऑब्वियस है ना, सी वाटर जो है वो सॉल्टी होता है। The salt water makes the process of rust formation faster, and ये जो सॉल्ट है ना वो उस प्रोसेस को और फास्ट कर देता है। ये मतलब यहाँ पर सॉल्ट किसका काम कर रहा है, फ्यूल में
फायर में फ्यूल की तरह वर्क कर रहा है, मतलब फायर ऑलरेडी है एंड फ्यूल भी डाल दिया, तो मतलब रस्टिंग तो होनी ही है आयरन पे वाटर के कांटेक्ट में। अब जो उसमें सॉल्ट प्रेजेंट है तो वो रस्टिंग की प्रोसेस को और फास्ट कर देंगे। Therefore, ships suffer a lot of damage from rusting in spite of being painted. तो ships को क्या होता है, बहुत ज़्यादा डैमेज होता है रस्टिंग की वजह से। So much so that a fraction of ship's iron has to be replaced every year. इतना ज़्यादा डैमेज होता है, मतलब पेंट होने के बाद भी, पेंट है वो शिप का जो कवरिंग है, बट स्टिल इतना ज़्यादा रस्टिंग हो जाता है ना, दैट इज़ वाई कि शिप का जो आयरन है ना वो हर ईयर रिप्लेस करना पड़ता है। कैन यू इमेजिन द मॉनेटरी लॉस टू द वर्ल्ड? सो इससे जो मनी का लॉस होता है पूरे वर्ल्ड में वो कितना ज़्यादा है, ठीक है। तो ये सारी जो प्रोसेस हैं इनसे बचने के लिए और न्यू वेज जो हैं वो इन्वेंट होते रहते हैं, जिससे कि मनी का लॉस जो है वो बचा रहे, जिससे कि इकोनॉमी जो है ना बैलेंस्ड रहे। यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक से पहले हम देखते हैं पहली की क्यूरोसिटी को। Oh, that is why my friend Rita is always complaining about iron articles rusting so fast. She lives near the coast. तो उसको ना ये समझ आ गया कि उसकी जो फ्रेंड है रीटा, उसके मतलब वो क्या करती रहती है, बहुत बार ना रस्टिंग की कंप्लेन करती रहती है, क्योंकि वो कोस्टल एरिया में रहती है। कोस्टल एरिया दैट मीन्स कि जो सी शोर वाले एरियाज होते हैं ना वो कोस्टल एरियाज हैं, तो वहां पर क्या है, मॉइस्चर है, ह्यूमिडिटी है एंड ऑक्सीजन है, तो जिस वजह से रस्टिंग की प्रोसेस जो है वहां पर वो फास्टर है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, वो है क्या, क्रिस्टलाइजेशन। इन क्लास 6 you have learned that salt can be obtained by the evaporation of sea water. तो क्लास 6 में था, यहाँ पर रिकॉल कर रहे हैं, अगर आप भूल गए हो ना कि पहले नहीं पढ़ा है तो ये भी बता दिया, क्लास 6 में है। अभी चैप्टर याद करना आपकी कौन से चैप्टर में था, या फिर 6th क्लास का बुक उठाकर देखना कि कौन से चैप्टर में पढ़ा है आपने ये। The salt obtained in this manner is not pure and the shape of its crystal cannot be seen clearly. जो इस प्रोसेस से सॉल्ट ऑब्टेन्ड होता है ना वो बहुत ज़्यादा प्योर नहीं होता है एंड उसके जो क्रिस्टल्स हैं वो भी इम्प्रॉपर होते हैं। However, large crystals of pure substance can be formed from their solutions. But अगर हम प्रॉपर एक सोल्यूशन लेना किसी भी सब्सटेंस का, फॉर एग्जाम्पल सिर्फ सॉल्ट का सोल्यूशन लें, तो उससे क्या मिलेगा, हमें प्योर सॉल्ट के क्रिस्टल्स मिलेंगे एंड इम्प्योरिटीज उसमें नहीं होगी। द प्रोसेस इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। तो ये जो प्रोसेस होती है ना जहां पर हम किसी भी सब्सटेंस के सॉल्यूशन से उसके क्रिस्टल्स ऑब्टेन कर रहे हैं, तो वो प्रोसेस होती है क्या, क्रिस्टलाइजेशन। इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ फिजिकल चेंज। एंड ये किसका एग्जाम्पल है, एक फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल है, बिकॉज यहाँ पर क्या हो रहा है, स्टेट में चेंज हो रहा है। स्टेट दैट मीन्स कि पहले लिक्विड था एंड वो सॉलिड में कन्वर्ट हुआ। नेक्स्ट एक्टिविटी दी हुई है यहाँ पर, लास्ट एक्टिविटी है 6.9। उसके पहले क्वेश्चन है, यूज ओनली डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, बी केयरफुल वाइल बॉइलिंग वाटर। तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड जो है वही यूज करना है, कंसंट्रेटेड एसिड जो मतलब ज्यादा प्योर एसिड है वो नहीं यूज करना, वो हार्मफुल भी हो सकता है एंड उसको कैरी करना भी अभी आपके लिए डिफिकल्ट होगा। बी केयरफुल वाइल बॉइलिंग वाटर, एंड वाटर बॉईल करते टाइम भी केयरफुल रहना है बिकॉज फ्लेम के कॉन्टेक्ट में आएंगे। Take a cup full of water in a beaker and add a few drops of dilute sulfuric acid. तो यहाँ पर क्या करना है, एक कप वाटर लेना है एंड उसको बीकर में डालना है, देन उसमें फ्यू ड्रॉप्स किसकी डालना है, सल्फ्यूरिक एसिड की। सल्फ्यूरिक एसिड लेना है हमको डाइल्यूट। हीट द वाटर एंड देन उस वाटर एंड सल्फ्यूरिक एसिड के मिक्सचर को हीट करना है। व्हेन इट स्टार्ट्स बॉइलिंग ऐड कॉपर सल्फेट पाउडर स्लोली वाइल स्टिरिंग कंटिन्यूसली। देन जब वो हीटअप हो जाएगा ना वाटर, तो उसमें क्या करना है, कॉपर सल्फेट का पाउडर ऐड करना है। कॉपर सल्फेट का पाउडर ऐड करने के बाद उसको प्रॉपरली स्टिर करना है कंटिन्यूसली, मतलब जिससे वो पाउडर जो है वो प्रॉपरली डिसॉल्व हो जाए। कंटिन्यू एडिंग कॉपर सल्फेट पाउडर टिल नो मोर पाउडर कैन बी डिसॉल्व। एंड कॉपर सल्फेट पाउडर तब तक डालना है जब तक उसमें एक स्टेज ऐसा आएगा जब कॉपर सल्फेट ना डिसॉल्व होना बंद हो जाएगा, तो उस टाइम पे रोक देना है बस, उससे पहले तक हमें ऐड करते जाना है। फिल्टर द सोल्यूशन, अलाउ इट टू कूल, एंड सोल्यूशन को फिल्टर करके उसको कूल होने के लिए रख देना है। अब जब तक कूलिंग की प्रोसेस होगी ना उस टाइम पे आप
यहाँ पर सॉल्यूशन की बात हुई है तो दो टाइप के सॉल्यूशंस होते हैं, एक होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड दूसरा होता है क्या, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन तो क्या हो गए, जहां पर कोई भी सब्सटेंस और हम अगर सॉल्यूशन में ऐड करेंगे ना तो वो डिसॉल्व होना बंद हो जाएगा। एग्जाम्पल लो आप वाटर एंड नमक का, क्योंकि वो आप घर पे परफॉर्म कर सकते हो। तो एक छोटे से ग्लास में या छोटे से कप में वाटर लो, उसमें आप सॉल्ट ऐड करो। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आप और सॉल्ट ऐड करोगे ना तो वो डिसॉल्व नहीं होगा। दैट मीन्स कि वो सॉल्यूशन क्या हो गया, सैचुरेटेड। तो यहाँ पर भी कॉपर सल्फेट का जो क्या बनाना है हमको सॉल्यूशन, वो कैसा सॉल्यूशन बनाना है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, जिसमें और सॉल्ट ऐड किया जा सकता है। दैट मीन्स कि यहाँ पर हमें सैचुरेटेड यूज करना है, अनसैचुरेटेड यूज नहीं करना है। वापस से देखते हैं यहाँ पे, डू नॉट डिस्टर्ब द सोल्यूशन व्हेन इट इज कूलिंग, एंड कूलिंग के टाइम पे बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना। लुक एट द सोल्यूशन आफ्टर सम टाइम, एंड उसके बाद सोल्यूशन को थोड़ी देर बाद आप देखोगे तो कैन यू सी द क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट, तो उसमें क्या दिखेगा आपको, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स दिखेंगे। इफ नॉट वेट फॉर सम मोर टाइम, एंड अगर नहीं दिखते हैं ना तो कुछ और टाइम के लिए आप देखो। यहाँ पर जैसे फिगर 6.6 में दिए हुए है ना कि ये ब्लू सोल्यूशन था, यहाँ पर सबसे बॉटम पे जो बीकर है उसके बॉटम पे ना क्रिस्टल्स के फॉर्म में वो डिपॉजिट हो जाता है। यू हैव लर्न्ड अबाउट फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, try to identify changes that you observe around you as physical और chemical change। So अभी हमने यहाँ पर क्या देख लिया इस चैप्टर में, बहुत सारे फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस के एग्जाम्पल हमारे सामने आए। अभी आपके लिए क्या टास्क है कि आप अपने सराउंडिंग में जो है वो ऑब्जर्व करो कि कौन से चेंजेस हो रहे हैं, एंड देन उसमें कैटेगराइज करो कि चेंजेस फिजिकल कौन से हैं एंड केमिकल कौन से हैं। ये चैप्टर्स हमने पूरा लाइन बाय लाइन पढ़ा, अभी आपको समझ आया होगा। एंड अब हम देखते हैं क्या इस चैप्टर की एक्सरसाइज। अब हम देखते हैं इस चैप्टर की एक्सरसाइज। फर्स्ट क्वेश्चन है, क्लासिफाई द चेंजेस इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग प्रोसेस एज फिजिकल और केमिकल चेंजेस। यहाँ पे कुछ चेंजेस दिए हुए हैं जिसको हमें कैटेगराइज करना है फिजिकल या फिर केमिकल चेंज में। सबसे फर्स्ट क्या है, फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस क्या हो गया, एक केमिकल चेंज। भी इसका रीजन क्या है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के टाइम पर न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है। ये प्रोसेस हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी है, जहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर सनलाइट की प्रेजेंस में क्या फॉर्म करते हैं, शुगर या फिर ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। तो ये हो गया क्या, न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन है, दैट इज वाई केमिकल चेंज। सेकेंड वन इज डिसॉल्विंग शुगर इन वाटर। तो इसमें आप शुगर को वाटर में डिसॉल्व कर रहे हो तो शुगर क्या है, सॉलिड स्टेट से कन्वर्ट होके लिक्विड स्टेट में हो रही है, तो वो क्या हो गया, सिर्फ यहाँ पर स्टेट चेंज है, दैट इज वाई फिजिकल चेंज। थर्ड वन है बर्निंग ऑफ कोल। तो ये भी आ ही चुका है चैप्टर में कि कोई भी सब्सटेंस अगर बर्न हो रहा है तो वो क्या है, केमिकल चेंज है। तो कोल भी बर्न होगा, न्यू सब्सटेंस का फॉर्म होगा, गैस रिलीज होगी, दैट इज वाई केमिकल चेंज। ये मेल्टिंग ऑफ वैक्स है, तो मेल्टिंग ऑफ वैक्स में क्या हो रहा है, सिर्फ उसकी स्टेट चेंज हो रही है, वैक्स जो थी वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है, दैट इज वाई मेल्टिंग ऑफ वैक्स इज अ फिजिकल चेंज। देन नेक्स्ट इज बीटिंग एल्यूमिनियम टू मेक एल्यूमिनियम फॉइल। तो एल्यूमिनियम यहाँ पर एक नया सब्सटेंस नहीं फॉर्म कर रहा है, सिर्फ उसका एक कंडीशन चेंज हो रही है। पहले वो था एल्यूमिनियम का पीस, बट उसको बीट करके क्या बना दिया, एल्यूमिनियम फॉइल था, है तो वो पहले भी है तो वो क्या, एल्यूमिनियम ही। तो ये क्या हो गया, फिजिकल चेंज। नेक्स्ट वन इज डाइजेशन ऑफ फूड। तो डाइजेशन ऑफ फूड भी हमने पढ़ा है, क्या है ये, केमिकल चेंज है, क्योंकि यहाँ पर नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। इन केस अ स्टेटमेंट इज फॉल्स, राइट द करेक्टेड स्टेटमेंट इन योर नोटबुक। तो अगर यहाँ पर स्टेटमेंट फॉल्स है तो उसको करेक्ट भी करना है, साथ साथ हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है एंड कौन सा फॉल्स है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, कटिंग अ लॉग ऑफ वुड इनटू पीसेस इज अ केमिकल चेंज। तो वुड का जो लॉग है उसको अगर आप कट करोगे तो वो एक केमिकल चेंज है, तो इसका आंसर है फॉल्स। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा, वुड को जब आप कट कर रहे हो ना तो उसका क्या चेंज हो रहा है, सिर्फ साइज चेंज हो रहा है, कोई भी नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, दैट इज वाई ये क्या होगा, फिजिकल चेंज। तो यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट आ जाएगा, कटिंग अ लॉग ऑफ वुड इनटू पीसेस इज अ फिजिकल चेंज। सेकेंड इज
फॉर्मेशन ऑफ मैन्योर फ्रॉम लीव्स इज अ फिजिकल चेंज। जो मैन्योर का फॉर्मेशन हो रहा है ना लीव्स से, वो एक फिजिकल चेंज है। तो इसका आंसर है फॉल्स। फॉल्स है अगर ये, तो नया स्टेटमेंट जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो क्या होगा? तो फॉर्मेशन ऑफ मैन्योर जब हो रहा है ना लीव्स से, तो एक नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो रहा है। किस चीज का फॉर्मेशन हो रहा है? मैन्योर का, क्लियरली मेंशन है यहाँ पे। तो लीव्स से एक नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है, तो फिर ये कौन सा चेंज हो गया? केमिकल चेंज। नेक्स्ट देखते हैं अब हम। नेक्स्ट है आयरन पाइप्स कोटेड विथ जिंक डू नॉट गेट रस्टेड इजीली। अगर आयरन पाइप्स के ऊपर जिंक की एक कोटिंग कर दी जाती है तो वो इजीली रस्ट नहीं होते हैं, दैट इज ट्रू। बट इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? जो आयरन आर्टिकल पे जिंक की लेयर कोट की जाती है उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? गैल्वेनाइजेशन। नेक्स्ट इज आयरन एंड रस्ट आर द सेम सब्सटेंस। आयरन और रस्ट क्या सेम सब्सटेंस है? नो। तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स। आयरन एंड रस्ट बोथ आर डिफरेंट। रस्ट इज अ फॉर्म ऑफ आयरन। आयरन ऑक्साइड जो होता है ना, वो क्या हो गया? एक आयरन का ही फॉर्म है, बट वो आयरन नहीं है। नेक्स्ट वन इज कंडेंसेशन ऑफ स्टीम इज नॉट अ केमिकल चेंज। तो ये भी क्या हो गया? ट्रू, बिकॉज कंडेंसेशन ऑफ स्टीम जो है ना वो एक फिजिकल चेंज है। वहां पर सिर्फ क्या हो रहा है? स्टेट में चेंज हो रहा है। वेपर जो गैशियस फॉर्म है उससे लिक्विड स्टेट में कन्वर्जन हो रहा है। क्वेश्चन थर्ड है फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो यहाँ पर हमें फिलअप्स बताना है। फर्स्ट वन इज व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास्ड थ्रू लाइम वाटर इट टर्न्स मिल्की ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। सो जब कार्बन डाइऑक्साइड पास होता है ना लाइम वाटर से, तो वो क्या कर रहा है? लाइम वाटर को मिल्की कर दे रहा है। तो इसका रीजन क्या है? क्या फॉर्म हो रहा है? कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। नेक्स्ट वन इज द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा। जो किचन में हमारा सोडा यूज होता है उसका केमिकल नेम क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। नेक्स्ट वन इज टू मेथड बाय विच रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड आर पेंटिंग और ग्रीसिंग एंड गैल्वेनाइजेशन। सो ऐसी दो मेथड जिससे क्या है हम रस्टिंग से बच सकते हैं। तो वो क्या हो जाती है? हमने चैप्टर में पढ़ी है। एक तो आयरन ऑब्जेक्ट को पेंट कर दे या उसके ऊपर एक ग्रीस की कोटिंग लगा दी जाए, तो पेंटिंग और ग्रीसिंग। एंड दूसरा क्या पढ़ा? गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन में क्या करते हैं? जिंक की एक लेयर कोट करते हैं आयरन के ऊपर। नेक्स्ट इज चेंज इन विच ओनली ब्लैंक। यहाँ पर क्या फिल किया हमने? फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस चेंज आर कॉल्ड एज फिजिकल चेंजेस। तो ऐसे चेंजेस जिनमें फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आता है उन्हें क्या बोला जाता है? फिजिकल चेंज। एंड चेंजेस इन विच न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड। तो नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है तो वो क्या हो जाता है? केमिकल चेंज। तो ये हो गए यहाँ पर फिलअप्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हेन बेकिंग सोडा इज मिक्सड विथ लेमन जूस bubbles are formed with the evolution of gas. What type of change it is? Explain. तो यहाँ पर क्या है? जब बेकिंग सोडा जो है उसको किसके साथ मिक्स कर रहे हैं? लेमन जूस के साथ। तो क्या फॉर्म हो रहा है? बबल्स का फॉर्मेशन हो रहा है। तो बबल्स के फॉर्मेशन के साथ साथ गैस भी इवॉल्व हो रही है। तो ये कौन सा चेंज है? फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है? इसको एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पर क्या है ना, बेकिंग सोडा एंड लेमन जूस एक नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन कर रहे हैं। एंड न्यू सब्सटेंसेस कौन से कंडीशन में फॉर्म होते हैं? केमिकल चेंजेस में। तो व्हाट टाइप ऑफ चेंज का आंसर तो हो जाएगा क्या? केमिकल चेंज। एंड एक्सप्लेन करेंगे हम इसको कैसे कि बिकॉज देयर इज फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस। न्यू सब्सटेंस फॉर्मेशन क्या क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर। तो ये क्या होगा? नया सब्सटेंस फॉर्मेशन है, तो इसीलिए हमने इसको बोला हुआ है क्या? केमिकल चेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है when a candle burns both physical and chemical changes take place identify these changes। तो जब कैंडल बर्न होती है ना तो फिजिकल भी होता है चेंज और केमिकल भी होता है। तो ये चेंज आइडेंटिफाई करने हैं। गिव another example of a familiar process in which both the chemical and physical changes takes place। तो हमें और दूसरा एग्जाम्पल भी देना है जहाँ पर फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस दोनों होते हैं। सो इसका आंसर फर्स्ट वाले क्वेश्चन का हम देखते हैं कि जब कैंडल बर्न हो रही है तो उसमें फिजिकल एंड केमिकल
कौन से कंडीशन में। तो फिजिकल चेंज कब होगा, जब वैक्स मेल्ट हो रही है। ये हमने फर्स्ट क्वेश्चन में भी पढ़ा ना कि मेल्टिंग ऑफ वैक्स इज अ, तो वो फिजिकल चेंज है क्योंकि वैक्स जो है वो सॉलिड से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो रही है। बट केमिकल चेंज क्या हो जाएगा, जो वैक्स बर्न कर रही है ना, वैक्स बर्न होगी तो उससे क्या होगा, वेपर्स में कन्वर्ट होगी। तो यहाँ पर क्या होगा, न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होगा। बर्निंग ऑफ वैक्स इज अ केमिकल चेंज। तो ये हो गया फिजिकल एंड केमिकल चेंज साथ साथ हो रहे हैं। अगर हमें दूसरा एग्जाम्पल देना है तो यहाँ पर हम किसका दे सकते हैं, डाइजेशन ऑफ फूड। तो डाइजेशन ऑफ फूड में क्या है, जो आप फूड को स्मॉल पीसेस में ब्रेक कर रहे हो माउथ में, तो माउथ में आपने एक बड़ा पीस लिया फूड किसी भी एक सब्सटेंस का एंड उसको जो स्मॉलर पीस में कन्वर्ट कर रहे हो, तो वो हो गया क्या, फिजिकल चेंजेस। बट वो स्टमक में जाके जो न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन कर रहा है एब्जॉर्ब करने के लिए, जो हमारी बॉडी में फिर एब्जॉर्ब होते हैं, वो क्या हो गया, केमिकल चेंज। जो डाइजेशन ऑफ फूड भी किसका एग्जाम्पल होगा, जहां पर साइमल्टेनियसली फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ वुड यू शो दैट सेटिंग ऑफ कर्ड इज अ केमिकल चेंज। तो हमें यहाँ पर बताना है कि कैसे आप बोल सकते हो कि कर्ड जो बन रहा है, जम रहा है, सेटिंग ऑफ कर्ड है, वो एक केमिकल चेंज है। तो यहाँ पर न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है कि कर्ड जनरली किससे बनता है, मिल्क से। तो मिल्क जो है एक न्यू सब्सटेंस में फॉर्म हो रहा है। मिल्क के साथ अगर हम डालते हैं क्या, लैक्टिक एसिड, बैक्टीरिया जो होता है उसका कल्चर अगर डालते हैं तो वो कन्वर्ट किस में हो जाता है, कर्ड में। तो यहाँ पर न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो रहा है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आ रहा है। केमिकल प्रॉपर्टीज के जैसे क्या हो गए, टेस्ट हुआ, स्मेल हुआ, तो ये इसलिए क्या है, एक केमिकल चेंज है। फाइन, क्वेश्चन 6 भी कर लोगे आप। क्वेश्चन 7 है, एक्सप्लेन व्हाई बर्निंग ऑफ वुड एंड कटिंग इट इनटू स्मॉल पीसेस आर कंसिडर्ड एज टू डिफरेंट टाइप ऑफ चेंजेस। तो यहाँ पर पूछा हुआ है कि वुड के पीसेस को अगर कट कर रहे हो एंड वुड को अगर बर्न कर रहे हो, दोनों अलग चेंजेस में क्यों आते हैं, बिकॉज जब आप क्या कर रहे हो, वुड को कट कर रहे हो ना, तो वो स्मॉल पीसेस में, तो क्या चेंज हो रहा है, सिर्फ साइज चेंज हो रहा है, दैट इज वाई वो क्या रहेगा, फिजिकल चेंज। बट जब वुड को बर्न करोगे ना, तो क्या फॉर्म होगा, वुड से कोल या फिर ऐश का फॉर्मेशन होगा, तो वो क्या हो गया, एक केमिकल चेंज, बिकॉज न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो रहा है। इसीलिए ये दोनों ही चेंजेस क्या हैं, डिफरेंट टाइप के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब हाउ क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट आर प्रिपेयर्ड। तो कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स कैसे प्रिपेयर होते हैं, ये हमने चैप्टर के लास्ट टॉपिक में पढ़ा था कि क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस जो होती है वो क्या होता है कि किसी भी सॉल्यूशन से उस सब्सटेंस के क्रिस्टल ऑब्टेन करने की प्रोसेस जो है उसको हम क्या बोलेंगे, क्रिस्टलाइजेशन। तो यहाँ पर भी किसका एग्जाम्पल लेके बताना है हमें, कॉपर सल्फेट का, कि कॉपर सल्फेट का जो पाउडर है उसको वाटर एंड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिक्स करेंगे एंड इसको बॉईल करते हैं। बॉईल वाटर जो होता है ना, उसमें ही हम कॉपर सल्फेट का पाउडर जो है वो ऐड करते हैं। एंड कब तक ऐड करते हैं, जब तक कि वो डिसॉल्व होना बंद ना हो जाए। दैट मीन्स कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाते हैं हम किसका, कॉपर सल्फेट, बॉइल्ड वाटर एंड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। एंड इसको जब कूल डाउन होने के लिए रखते हैं ना, उस टाइम पे ये जो सोल्यूशन है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स में। तो यही होता है कि कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स फॉर्म हो गए। 9th क्वेश्चन है, एक्सप्लेन हाउ पेंटिंग ऑफ एन आयरन गेट प्रिवेंट इट फ्रॉम रस्टिंग। सो आयरन गेट को प्रिवेंट करने से कैसे रस्टिंग से बचा जा सकता है। तो आयरन आर्टिकल अगर कोटेड नहीं है, पेंट नहीं है, तो क्या है, डायरेक्ट वाटर एंड मॉइस्चर के कांटेक्ट में आएगा। बट अगर उसको हम पेंट कर देंगे, पेंट की या ग्रीस की लेयर चढ़ा दी जाती है ना, तो उससे क्या होगा, वो डायरेक्ट मॉइस्चर या ऑक्सीजन के कांटेक्ट में नहीं आएगा। एंड जब वो कांटेक्ट में ही नहीं आएगा तो उस पर रस्टिंग नहीं होगी। तो क्या हो गया यहाँ पर कि पेंटिंग से हम रस्टिंग की प्रोसेस से बच सकते हैं। क्वेश्चन 10th है, एक्सप्लेन व्हाई रस्टिंग ऑफ आयरन ऑब्जेक्ट इज फास्टर इन कोस्टल एरियाज देन इन डेजर्ट। तो रस्टिंग की जो प्रोसेस है कोस्टल एरियाज में वो फास्टर है एंड डेजर्ट्स में ये प्रोसेस स्लोअर है। तो इसका रीजन क्या हो गया, क्योंकि डेजर्ट एरियाज में ना मॉइस्चर जो है वो कम होगा, बट कोस्टल एरियाज में मॉइस्चर जो है वो ज्यादा रहता है। तो जहां मॉइस्चर ज्यादा होगा वहां पर ही क्या है, रस्टिंग की प्रोसेस फास्टर होगी। तो बिकॉज देयर इज
लार्ज अमाउंट ऑफ मॉइस्चर इन कोस्टल एरिया, दैट इज वाई वहां पर रस्टिंग फास्टर है, एंड इन डेजर्ट देयर इज लेस अमाउंट ऑफ मॉइस्चर, दैट इज वाई रस्टिंग स्लोअर प्रोसेस है। क्वेश्चन 11th है उसके बाद, द गैस वी यूज इन किचन इज कॉल्ड लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। सो हमारे किचन पे जो गैस सिलेंडर्स यूज होते हैं ना, रेड कलर के जो आपने जनरली सिलेंडर्स देखे होंगे, वो क्या होती है? एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इन द सिलेंडर इट एग्जिस्ट एज अ लिक्विड। तो सिलेंडर्स में जो है ना वो लिक्विड फॉर्म में होती है। When it comes out from the cylinder, it becomes a gas. And जब वो सिलेंडर से बाहर आ रही है उस टाइम पे क्या है? एक चेंज हो रहा है, वो लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है किसमें? गैस में। Then it burns. And दूसरा चेंज कहाँ पर हो रहा है? जब वो बर्न हो रही है। The following statement pertain to these changes. And यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट दी हुई है ना, ये कुछ चेंजेस शो कर रहे हैं, तो चूज द करेक्ट वन। तो इसमें हमें क्या बताना है? करेक्ट ऑप्शन जो है वो चूज करना है। तो फर्स्ट ऑप्शन हम देखते हैं, तो प्रोसेस ए इज अ केमिकल चेंज। तो जो फर्स्ट प्रोसेस चेंज ए है, जहां पर की क्या हो रहा है? लिक्विड से गैस में कन्वर्जन हो रहा है, वो एक केमिकल चेंज है। तो ये क्या है? फॉल्स, वो केमिकल चेंज नहीं है, वो एक फिजिकल चेंज है। सेकेंड वन, प्रोसेस बी जब हो रहा है, चेंज बी, जब क्या है? वो गैस बर्न हो रही है, इज अ केमिकल चेंज। तो यस इट इज ट्रू। तो जो गैस बर्न हो रही है ना, तो बर्निंग ऑफ गैस क्या हो जाएगा? केमिकल चेंज। तो ये क्या है? सेकेंड वन करेक्ट। हम थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट भी कंसिडर करेंगे। बोथ प्रोसेस ए एंड बी आर केमिकल चेंज। तो ये फॉल्स हो जाएगा, बिकॉज क्या है? प्रोसेस ए जो है वो तो केमिकल चेंज है ही नहीं। एंड नन ऑफ दीज प्रोसेस इज अ केमिकल चेंज। तो ये भी गलत होगा। करेक्ट आंसर हमारा 2 जो हमने टिक किया है वो करेक्ट। देन लास्ट क्वेश्चन, anaerobic bacteria digest animal waste and produce biogas. anaerobic bacteria नेम आया है तो मैं आपको बता देती हूँ, ऐसे बैक्टीरियाज जो बिना ऑक्सीजन के भी ग्रो कर जाते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं, जिनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, वो होते हैं एनारोबिक। एंड जिस भी बैक्टीरिया को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है वो होते हैं क्या? एरोबिक। सो एनारोबिक बैक्टीरिया क्या करते हैं? एनिमल वेस्ट को डाइजेस्ट करके बायोगैस का फॉर्म करते हैं। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन से ही एक नया चीज भी मिल रहा है कि बायोगैस का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है? एनिमल वेस्ट एंड एनारोबिक बैक्टीरिया के हेल्प से। तो ये एक चेंज है। एंड दूसरा चेंज दिया हुआ है यहाँ पे, द बायोगैस इज देन बर्न्ड एज फ्यूल। तो बायोगैस जो प्रोडक्शन हुआ है उसको एज अ फ्यूल यूज किया जाता है, तो उस टाइम पे वो बी चेंज है। द फॉलोइंग स्टेटमेंट पर्टेन टू दीज चेंजेस। एंड ये जो स्टेटमेंट दी हुई है ना, सिमिलरली 11th क्वेश्चन के जैसे हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट होगा। सो प्रोसेस ए इज अ केमिकल चेंज। तो प्रोसेस ए जो है वो क्या? केमिकल चेंज है। तो यस इट इज अ केमिकल चेंज, बिकॉज यहाँ पर क्या था? एनिमल वेस्ट एंड एनारोबिक बैक्टीरिया था। फॉर्मेशन हुआ किसका? बायोगैस का। तो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, देन इट इज अ केमिकल चेंज। तो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट देखिए, अगर हम प्रोसेस बी इज अ केमिकल चेंज, तो बी प्रोसेस जो है जहां पर बायोगैस बर्न्ड हो रही है, वो भी क्या हो गया? एक केमिकल चेंज है। बर्निंग ऑफ अ सब्सटेंस इज केमिकल चेंज। तो अभी ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। तो हम आगे और देख लेते हैं क्या आंसर कर सकते हैं हम टिक। थर्ड वन इज बोथ प्रोसेस ए एंड बी आर केमिकल चेंज, बिकॉज इसमें से सिर्फ एक ही ऑप्शन करेक्ट होना है, दैट इज वाई हमने फर्स्ट और सेकंड को टिक नहीं किया। देखो थर्ड में आंसर मिल ही गया कि दोनों प्रोसेस जो है ए एंड बी, वो दोनों ही क्या है? केमिकल चेंजेस हैं। एंड लास्ट वन क्या है? नन ऑफ दीज प्रोसेस इज अ केमिकल चेंज। तो दोनों में से कोई भी प्रोसेस केमिकल चेंज नहीं है, तो ये क्या हो गया? इनकरेक्ट। एंड करेक्ट आंसर क्या हो गया? थर्ड, बोथ प्रोसेस ए एंड बी आर केमिकल चेंज। तो ये चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स यहाँ पर एंड होते हैं। आई होप आपने बहुत ध्यान से सुना होगा पूरा चैप्टर की रीडिंग, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन एंड क्वेश्चन आंसर्स, एंड आई होप यू अंडरस्टैंड। इफ आपको कोई भी क्वेरीज हो रही हैं तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू।